नमस्कार। एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आई स्टडी पे। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं वह एक बड़ा ही ज्वलंत और समसामयिक मुद्दा है और शीर्षक है कुलभूषण सुधीर जाधव का जो मसला है वह क्या है, कैसे है, भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की क्या भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं जबकि इसमें 16 जजों की भूमिका दर्शाई गई है। इन तमाम मसलों पे पटाक्षेप करने के लिए आज का क्लास हमने तैयार किया है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 जुलाई 2019 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द हेग में स्थित मुख्यालय, जिसे कि हम पीस पैलेस के नाम से जानते हैं, उस पीस पैलेस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा एक फैसला दिया गया और वह फैसला 16 जजों के द्वारा दिया गया। फैसला का प्रारूप यह था कि भारत के पक्ष में फैसला 15 बनाम 1 के पक्ष में गया, अर्थात 15 जजों ने भारत के दावे को सही स्वीकार किया कुलभूषण जाधव के मुद्दे पे, जबकि एक जज जो कि पाकिस्तान की तरफ से एडहॉक जज के रूप में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नियुक्त किए गए थे, उन्होंने अपने देश का पक्ष रखा। बहरहाल हम शुरुआत करते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत पाकिस्तान के हितों से जुड़ा हुआ मसला क्या है, नरेंद्र सुधीर जाधव कौन है। 3 मार्च 2016 3 मार्च 2016 को भारतीय नौसेना के अवकाश प्राप्त कुलभूषण सुधीर जाधव लापता हो जाते हैं। ज्ञात हो कि कुलभूषण सुधीर जाधव नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद ईरान के में बन रहे चाबहार पत्तन में निर्माण कार्य से जुड़े हुए थे और वहाँ से उन्हें पाकिस्तान द्वारा गायब कर दिया गया, हाईजैक कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया। स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक संशय भरी पृष्ठभूमि में, संशय भरी दृष्टिकोण से कुलभूषण जाधव रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव एक छद्म नाम से कुलभूषण जाधव एक छद्म नाम से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गिरफ्तार किए गए थे और वह भारतीय सेना का एक कमांडर है। भारत ने सिरे से इनकार कर दिया कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। यह घटना 3 मार्च 2016 की है और सबसे बड़ा संदेह तभी शुरू हो जाता है जब पाकिस्तान द्वारा पहली बार 25 मार्च 2016 अर्थात घटना के लगभग 22 दिनों के बाद भारत को सूचित किया जाता है कि भारत का एक सेना का अधिकारी हमारे कब्जे में है, जबकि भारत का स्पष्ट मानना था कि पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव का अपहरण हुआ है, उन्हें लापता किया गया है षड्यंत्रपूर्ण तरीके से। ऐसे में भारत द्वारा इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस मसले पर सुनवाई 8 मई 2017 से शुरू होती है। इसके बाद 18 मई 2017 को भारत द्वारा मसला उठाने के 10 दिन के बाद पाकिस्तान को आदेश दिया जाता है कि आप किसी भी सूरत में कुलभूषण जाधव को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। विदित हो कि इन 1 वर्ष के दौरान अंतराल में पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट द्वारा, पाकिस्तान के सैन्य अदालत द्वारा कुलभूषण सुधीर जाधव को मौत की सजा
कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी। भारत द्वारा मसला ले जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की सजा को सस्पेंड कर दिया। साथ ही भारत द्वारा पाकिस्तान से राजनयिक स्तर पर भी इस मुद्दे के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों में दिसंबर 2017 में भारत के कूटनीतिक वार्ता के परिणाम स्वरूप कुलभूषण जाधव की मां अवंती और पत्नी चेतना को उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति प्रदान की गई। कहा जाता है, जो कि तथ्य है, कि वहां उनकी पत्नी के माथे के मंगलसूत्र, बिंदी, चूड़ियां तमाम उतरवा लिए गए और कुलभूषण जाधव के साथ वार्ता के दौरान यह पाया गया कि कुलभूषण जाधव अपने मन से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। वे पाकिस्तान के सेना द्वारा ट्यूटर, जो सिखाया गया उत्तर था, उसे तोते की तरह उगल रहे थे। ऐसे में भारत द्वारा कहा गया कि यह न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, अपितु 1963 में स्थापित वियना अधिसमय का भी उल्लंघन है। और आवश्यकता इस बात की है कि पाकिस्तान न सिर्फ कुलभूषण जाधव की सजा समाप्त करे, बल्कि भारत को वह वापस करे, भारत को लौटाए। भारत का तर्क, सबसे प्रभावशाली तर्क यह रहा है कि कुलभूषण जाधव एक राजनयिक कैदी है। सबसे पहली बात तो वह अवांछित तरीके से पाकिस्तान गए नहीं, पाकिस्तान द्वारा उनकी गिरफ्तारी की गई चाबहार से, और अगर पाकिस्तान में प्रवेश कर भी गए तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वे एक राजनयिक कैदी हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ऐसे कैदियों को कुछ इम्यूनिटीज, कुछ उन्मुक्तियां एवं कुछ प्रिविलेज, कुछ विशेषाधिकार दिया जाता है। और इस लिहाज से भारत का कहना था कि कुलभूषण जाधव के केस को कॉन्सुलर एक्सेशन प्रदान किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है, कॉन्सुलर एक्सेशन, अर्थात सूचना का प्रेषण करने की सुविधा उन्हें प्रदान की जाए। न सिर्फ सूचना का प्रेषण, अपितु उन्हें भारत के जो पाकिस्तान में स्थित दूतावास हैं उसके माध्यम से विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसा न कराया जाना यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 36 का उल्लंघन है। कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेशन प्रदान न करना यूएन चार्टर 36 का उल्लंघन है। इस मसले पे सुनवाई के अगले दौर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा भारत और पाकिस्तान को अपनी बातें रखने के लिए 18 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2019 तक का समय दिया गया। ज्ञात हो कि इससे ठीक पहले 14 फरवरी को 2019 को पुलवामा घटना हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के, भारतीय सीआरपीएफ के 44 जवानों को शहादत देनी पड़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत द्वारा अपने दावों को 18 और 20 फरवरी 2019 को रखा गया। इसमें बहुत सारे तर्क दिए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़े मसलों पर, जबकि पाकिस्तान इसे, भारत का यह मानना था कि कुलभूषण सुधीर जाधव भारत की तरफ से एक खुफियागिरी करने के लिए आए थे, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान में आतंक की भूमिका को प्रसारित करना था, अर्थात उन्हें एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक जासूस के तौर पे पेश किया जा रहा था। ऐसे में भारत ने अपने आपत्तियों को 18 और 20 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रखा, जबकि
पाकिस्तान ने 19 और 21 को उसका जवाब दिया, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से असंतोषपूर्ण था। यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत को रिप्रेजेंट किसने किया। तो भारत की तरफ से कुलभूषण जाधव की तरफ से पेश होने वाले देश के ख्याति लब्ध वकील, देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल रहे हरीश साल्वे ने कुलभूषण जाधव के मसले को जोरदार तरीके से, तथ्यपरक तरीके से रखने का काम किया। वहीं उनकी सहायता करने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं ईरान के मसलों को जांच करने के लिए जो प्रकोष्ठ हैं, उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपक मित्तल ने हरीश साल्वे को तकनीकी एवं वैधानिक वैज्ञानिक सहायता प्रदान की। जबकि पाकिस्तान के तरफ से, और यहाँ मैं एक चीज़ और जोर देना चाहिए, स्पष्ट करूंगा कि कुलभूषण जाधव के मसला को लड़ने के लिए हरीश साल्वे ने टोकन मनी के रूप में सिर्फ ₹1 प्राप्त किया। ऐसा ही मानना है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ में पूर्व उप महासचिव रहे, वर्तमान में केरल के तिरुअनंतपुरम से सांसद प्रख्यात राजनयिक शशि थरूर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका बैक चैनल से निभाने में मदद की थी। बहरहाल पाकिस्तान के तरफ से पक्ष रखने वाले वहाँ के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान थे, जबकि ख्वाहर कुरैशी वहाँ के लीगल एडवाइजर थे। तमाम बहस जिरह आर्गुमेंट्स के बाद 4 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि 17 जुलाई को इस मसले पर अंतिम फैसला दिया जाएगा। ज्ञात हो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला फैसला दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है और यहाँ तक कि उस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती है। लेकिन जरूरत पड़ने पर फैसले का इंटरप्रिटेशन, फैसले की व्याख्या द्वारा की जा सकती है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला दुनिया के देशों पर बाध्यकारी है? बाध्यकारी तो है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है। उदाहरण के लिए 1986 में निकारागुआ नाम का एक देश अपने मसले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया और उसका मानना था कि अमेरिका के फोर्सेस द्वारा, CIA के द्वारा उसके देश में बगावत फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस मसले पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने अमेरिका को ऐसा करने से रोकने की बात की कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने अपने अंतर्राष्ट्रीय ताकत का लाभ उठाते हुए स्वयं को न सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिस्क्यू कर लिया, स्वयं को अलग कर लिया, उसके विधान को मानने से इनकार कर दिया, अपितु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के विरुद्ध वह UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चला गया और जहां उसकी जीत हुई। अर्थात UNSC ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि बाध्यकारी था, को एक तरह से पलट दिया, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से समीचीन नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जिक्र किया था कि यूनाइटेड नेशंस के जो 6 शाखाएं हैं उसमें से एक UNSC भी है और ICJ भी है, लेकिन UNSC जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शक्ति है, प्रभावशाली बॉडी है। अब प्रश्न है कि 17 जुलाई को फैसला क्या आया। फैसला आने इससे पहले कि हम लोग फैसला पे जिक्र करें तो एक बड़ा रोचक प्रश्न है, बहुत सारे लोगों का क्वेरी जा चुका है और उनका कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जजों का प्रावधान है, 15 जजेज होते हैं जिनका कार्यकाल 9 साल के लिए होता है, तो फिर ये 16 जज कहाँ से आ गए? फैसला 15-1 से भारत के पक्ष में कैसे आया? तो ज्ञात हो कि नैसर्गिक नियम का पहला नियम है कि दोनों पक्षकार, किसी मसले पर अगर सुनवाई हो रही हो तो दोनों पक्ष को अपनी अपनी बात रखने का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है।
तो जैसा कि हमें पता है कि भारत के तरफ से वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस दलवीर भंडारी अभी 15 में से एक जज हैं। पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था कि इनसे पहले भी 3 जज रहे हैं, सर BN राव, जस्टिस नागेंद्र सिंह, आप चीफ जस्टिस भी रहे हैं, और जस्टिस RS पाठक। तो भारत के तरफ से जस्टिस दलवीर भंडारी का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होने का मतलब था कि पाकिस्तान को भी यह सुविधा प्रदान की जाए ताकि भविष्य में पाकिस्तान द्वारा यह नहीं आपत्ति जाहिर की जाए कि नहीं, मेरे तरफ से वहां कोई नहीं था। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विशेष प्रावधान करके पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज तसद्दक हुसैन इंपॉर्टेंट है, उपयोगी है परीक्षा के लिए। तसद्दक हुसैन जिलानी को एडहॉक जज के रूप में, महत्वपूर्ण है, इनका जो ओहदा है यह एक तदर्थ न्यायाधीश का है। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश तसद्दक हुसैन जिलानी को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में सिर्फ इसी मसले की सुनवाई करने के लिए नियुक्त किया गया। फैसला दिया गया वह 15-1 की बहुमत से। विदित हो कि उन 15 में चाइना की तरफ से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश है उन्होंने भारत के पक्ष में फैसला दिया, और फैसला यह था कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को मिलिट्री कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सज़ा को तब तक सस्पेंड रखेगा, तब तक निलंबित रखेगा जब तक कि उसे कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया जाए। अर्थात भारत का जो दावा था यूनाइटेड नेशंस के चार्टर 36 का कि किसी भी राजनयिक कैदी को कॉन्सुलर एक्सेशन का दर्जा दिया जाना आवश्यक है, तो उस बात पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मुहर लगाई है। साथ ही कहा है कि कुलभूषण जाधव को एक राजनयिक कैदी के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि कुलभूषण जाधव को मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल अगर से वो बरी हो जाते हैं तो उन्हें वहाँ का जो सिविल कोर्ट सिविल कोर्ट में उनकी कार्यवाही चलाई जा सकती है। जबकि भारत का दावा था, भारत का आग्रह था कि कुलभूषण जाधव को रिलीज किया जाए, उन्हें जेल से मुक्त किया जाए। इस बात को ICJ द्वारा नहीं माना गया। उनका कहना था कि नहीं, यह वर्तमान में संभव नहीं होता है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह रेस्ट्रिक्शन जरूर लगा दिया गया कि आप उन्हें वांछित तरीके से सुनवाई का अधिकार प्रदान करेंगे, नहीं करने की स्थिति में पुनः कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल यह फैसला जो है भारत की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं विदेश मंत्री दोनों ने इस फैसले को सराहा है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसे सत्यमेव जयते कहा है, सत्य की जीत कहा है। हमारी मुलाकात अगले क्लास में अलग मुद्दे पे होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।